Hello students, now today we discuss about the electric resistance. Last time in last lecture हमने बात करी थी ओम्स लॉ के बारे में. ओम्स लॉ को स्टडी करते वक्त हमने इंट्रोड्यूस किया था इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होता है. इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के बारे में हम लोगों ने कुछ टर्म्स वहां पे डिफाइन किए थे. आज हम इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को और ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को हम सिंबल के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की यूनिट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देन इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ कैसा डिपेंडेंसी आता है, एंड देन आफ्टर हम पढ़ेंगे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस. तो स्टेप बाय स्टेप हम आज के लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे. तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बारे में कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है क्या. फिर से एक बार रिवाइज करेंगे. इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या था? जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहे थे तो हम क्या देख रहे थे, when we introduce an electric current inside a conductor, then in the path of free electrons continuously collisions occur. जब वो इलेक्ट्रॉन्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स फील करके एक्सेलरेट होकर ट्रेवल कर रहे थे, मूव कर रहे थे, तो उनके रास्ते में लगातार एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स पड़ रहे थे जिनसे वो लगातार कोलिजन कर रहे थे. उनके कोलिजन्स की वजह से लगातार एक बैरियर ऑफर हो रहा था, एक रुकावट आ रही थी जो उनके फ्लो को रोक रही थी. क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुकेगा तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो रुकेगा. सो दैट इज व्हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या था? वो अपोजिशन था जो उस कंडक्टर के अंदर, उस मटेरियल के अंदर ऑफर हो रहा था इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, या फिर कह सकते हैं इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रॉन. तो उस बैरियर को हमने क्या बोला था यहाँ पे? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बोला था, जिसको हम लोगों ने R से रिप्रेजेंट किया था. और ये R क्या था बेटा? V अपॉन I. दैट इज V इज इक्वल टू RI. सो R इज इक्वल टू V अपॉन I. V के लिए हमने 1 वोल्ट बोला था, I के लिए हम लोगों ने बोला था 1 एम्पियर, और 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर को हम लोगों ने बोला था यहाँ पर 1 ओम. 1 ओम बोला था. 1 ओम मैंने बोला था ओम इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, जिसको हमने साइंटिस्ट के नेम के बेसिस में इंट्रोड्यूस किया था. चलिए अब ओम को सिंबल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को हम सिंबल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या है? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एक बैरियर है जो फ्लो ऑफ कैरियर्स को अपोज करता है, रोकने की कोशिश करता है. तो जरा इस थीम को समझने की कोशिश करिएगा. जब आप किसी रोड में चलते हैं, मतलब आप किसी व्हीकल के थ्रू मोशन में होते हैं, फ्लो में होते हैं, तो आपके मोशन को रोकने के लिए क्या होता है? बैरियर्स लगे होते हैं. बैरियर्स, स्पीड ब्रेकर्स. स्पीड ब्रेकर्स क्या करते हैं? आपकी स्पीड को रिड्यूस करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स के लिए एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स रोल प्ले कर रहे थे. तो वो कुछ किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है? जिस तरीके से वो स्पीड ब्रेकर्स होते हैं उसी तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का सिंबल शो कर दिया जाता है, कुछ इस तरीके से जिगजैग. जिगजैग का मतलब क्या हो रहा है कि ये रास्ता मुश्किल है. दैट मींस यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगी तो एक अपोजिशन बियर करेगी. अब वो जो अपोजिशन बियर कर रही है उसी को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस R कहते हैं. तो ये हो गया बेसिक सिंबल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस. अब ओम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो ओम को भी हम लोग यहाँ पर स्पीड ब्रेकर की तरह रिप्रेजेंट करते हैं. कैसा होता है स्पीड ब्रेकर? ऐसा. अगर ऐसा होता है स्पीड ब्रेकर तो ओम के सिंबल को भी कुछ ऐसा ही रिप्रेजेंट किया गया है. किस तरह से? ओमेगा से. अब ये ओमेगा क्या कर रहा है? एक तरह के स्पीड ब्रेकर की तरह इंट्रोड्यूस हो रहा है. सो ओम को हम लोग सिंबल में ओमेगा से रिप्रेजेंट कर देते हैं. तो ओमेगा हो गया सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का सिंबल रिप्रेजेंटेशन हो गया ये जिगजैग लाइन. इस तरीके से इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाता है. अब हम लोग बात करेंगे आज टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस. इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पर टेम्परेचर की क्या डिपेंडेंसी आती है, टेम्परेचर के साथ क्या ऐसी एक्टिविटीज होती है इनसाइड द कंडक्टर जिससे रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या वेरिएशन आता है, इसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं. जरा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा डेप्थ में जाके बात हो पाती है इसमें. तो अब बात करेंगे यहां पर हम लास्ट में हमने जो फैक्टर्स डिपेंडेंट शो किए थे उस टाइम पर हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट करके रखा था. आज हम टेम्परेचर को ही वेरी करेंगे. सो टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस. इवन हम रेजिस्टिविटी के लिए भी कह देंगे
क्योंकि उसके लिए भी बिल्कुल सिमिलर बिहेवियर ये शो करता है। सो देखिए, अगर हम डायरेक्टली बात करें तो सिंपल सी बात, व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। साधारण बात बोली जाए तो सीधी बात यह है कि अगर हम किसी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अब ये तो मैंने आपको बताया और आपने सुन लिया, ये कैसे हो रहा है, क्या वजह है इसके पीछे, उसके बारे में बात करें, क्योंकि उससे भी नियर अबाउट 1 to 2 मार्क्स के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की टेम्परेचर के साथ डिपेंडेंसी के लिए, तो जरा सुनिएगा होता क्या है। हम लोगों ने लास्ट टाइम जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकाला था वो आया था बेटा हमारा m अपॉन n e स्क्वायर टाउ l बाई a। अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आया था in terms of material parameter, that is m upon n e square tau l by a, in which m is the mass of electron, n is the number of electrons in unit volume inside the conductor। ये कौन से इलेक्ट्रॉन थे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। E था चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन एंड टाउ था हमारा एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। मेजर रोल प्ले करेगा ये चीज यहाँ पर। एंड L एंड A ये आपके आउटर डायमेंशन है, दैट मींस लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। अब जरा सुनिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। तो हम बात करेंगे यहाँ पर रेजिस्टेंस का नेचर जो आ रहा है वो टाउ के साथ कैसा आ रहा है। देखिए m यहाँ पर फिक्स्ड है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेरी नहीं करता है यहाँ पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूनिट वॉल्यूम में जिस भी कंडक्टर को आपने रिड्यूस किया है वेरी नहीं करेंगे, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेरी नहीं करेगा, लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपने फिक्स करके रखा है। तब रेजिस्टेंस एवरेज रिलैक्सेशन टाइम के साथ कैसा नेचर शो कर रहा है? इनवर्स नेचर शो कर रहा है। दैट मींस अगर रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीज होगा देन रेजिस्टेंस विल बी डिक्रीजेस, and if anyhow relaxation time decreases then resistance of the conductor will increases। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। थोड़ी सी बारीकी है इस बात में कि रिलैक्सेशन टाइम जो है ये क्या था। रिलैक्सेशन टाइम था द टाइम टेकन बाय अ फ्री इलेक्ट्रॉन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टिल it cause the next collision। That means the time in between two successive collisions inside the conductor under the influence of electric field is called relaxation time। ये था। That means अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टर के अंदर ट्रैवल कर रहा था तो दो लगातार टक्करों के बीच वो जितना चला है वही उसका रिलैक्सेशन टाइम था, उसी टाइम पे उसने रिलैक्स किया था। इसके आगे पीछे तो उसकी लगातार भिड़ंत हो रही थी, लगातार टकराव हो रहा था किसी से भी एटम से, इलेक्ट्रॉन से। देन अगर हमने टेम्परेचर रेज किया व्हाट विल हैपन? जैसे ही हम टेम्परेचर रेज करेंगे तो टेम्परेचर रेज करने पर क्या होता है? एनर्जी बढ़ती है। किसकी एनर्जी बढ़ेगी? जो वहां पे कैरियर है। अब अगर वो इलेक्ट्रॉन जो पहले किसी पर्टिकुलर स्पीड से मूव कर रहे थे उनको हीट एनर्जी मिल गई और ज्यादा, दैट मींस वो और ज्यादा हाइपर एक्साइट होंगे, वो और ज्यादा स्पीडली हाईली एक्सेलरेट हो जाएंगे और ज्यादा स्पीडली मूव करेंगे। मतलब स्पीडली मूव करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अब वो जल्दी जल्दी भिड़ेंगे। पहले वो जो देर देर में भिड़ रहे थे अब वो जल्दी जल्दी भिड़ेंगे, और अगर जल्दी जल्दी भिड़ेंगे तो उनको भिड़ने में टाइम बहुत कम लगेगा। दैट मींस उनका रिलैक्सेशन टाइम थोड़ा सा कम हो जाएगा। अच्छा एक बात और, ये तो हो गई स्पीड से बात। वन मोर थिंग, टेम्परेचर अगर आप रेस करोगे हीट एनर्जी बढ़ेगी, और अगर हीट एनर्जी बढ़ेगी थर्मल एनर्जी बढ़ेगी, तो वो कैरियर जो पहले फ्री नहीं थे, वो जो बाउंडेड थे न्यूक्लियस से, वो हीट एनर्जी लेकर एस्केप आउट होंगे। दैट मींस क्या वो अपनी ऑर्बिट को छोड़ के वो भी कंडक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए बाहर आ जाएंगे, और अगर बाहर आ जाएंगे तो कैरियर बढ़ जाएंगे। अब जरा सुनिएगा, कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल इन विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी एग्जिस्ट इन मेजॉरिटी नंबर। पहले से ही बहुत ज्यादा नंबर के साथ वो एग्जिस्ट कर रहे थे। अब क्या हुआ? आपने हीट एनर्जी दी, और हीट एनर्जी देने के बाद वो और ज्यादा इकट्ठा हो गए, और जहां पर भी ओवर पॉपुलेशन होती है वहां पर कोलिजन्स बढ़ जाते हैं। सिंपल सी बात है, जितनी भी ओवर क्राउडेड कंट्रीज देखेंगे वहां लगातार टकराव होते रहते हैं, आपसी भिड़ंत होती रहती है। क्यों? क्योंकि इसमें उनका दोष नहीं है, ये तो उनकी मेजॉरिटी है कि वो इतने ज्यादा हो गए हैं, वो तो भिड़ेंगे ही भिड़ेंगे।
तो क्या होने लगा वहां पे हीट एनर्जी लेकर इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में कलेक्ट होने लगे, और अगर मेजॉरिटी में कलेक्ट होने लगे तो क्या होगा, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो पहले थोड़ा टाइम ले रहे थे कोलिजन्स में, अब वो जल्दी जल्दी कोलिजन करेंगे, क्योंकि अब कैरियर्स पहले से ज्यादा हो गए हैं। वहां पर कैरियर कंसंट्रेशन, फ्री कैरियर कंसंट्रेशन फॉर द कंडक्शन बहुत ज्यादा रेज हो गया है। अब वो टकरा टकरा कर एक दूसरे के मोशन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब वो फ्लो नहीं बढ़ा रहे होंगे, क्योंकि वो पहले से ही फ्लो कर रहे थे, आपने उनको डिस्टर्ब कर दिया और ज्यादा कैरियर जनरेट करके, क्योंकि हमारे पास व्यवस्थाएं तो उतनी ही थी, मतलब हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फॉर द फ्लो ऑफ करंट उतना ही था, फॉर द फ्लो ऑफ कैरियर्स उतना ही था, मगर अब मेजॉरिटी हो गई है ज्यादा, अब ज्यादा डेंस हो गए हैं, ज्यादा ओवर पॉपुलेटेड हो गए हैं, अब वो ज्यादा टकराएंगे, और टकराने की वजह से एक दूसरे के कंडक्शन को और ज्यादा रिड्यूस कर देंगे। उनके इस बिहेवियर को, इस फिनोमिना को यहाँ पर बोलते हैं इलेक्ट्रिकल चोकिंग। व्हाट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल चोकिंग। इलेक्ट्रिकल चोकिंग मींस वहां पर वो चोक आउट हो रहे हैं, एक दूसरे के मोशन का अपोज कर रहे हैं, एक दूसरे का मोशन नहीं करने दे रहे हैं, कोलिजन बढ़ाते जा रहे हैं, और ऑब्वियस सी बात है कोलिजन बढ़ता जाएगा, मोशन कम होता जाएगा, तो कंडक्शन भी कम हो जाएगा, और कंडक्शन कम हो गया तो क्या बढ़ गया, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। दैट मींस कैरियर ज्यादा हो जाने का मतलब ये कभी नहीं होता कि कंडक्शन बढ़ जाएगा, हमें और भी इसके सर्कमस्टेंसेस देखने होते हैं कि कैरियर बढ़ने पर क्या उनको उतने पाथ मिल रहे हैं फ्लो के लिए, तो अगर वो पाथ नहीं मिल रहे हैं और कैरियर बढ़ाते जा रहे हैं तो भी कंडक्शन घट जाता है, रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है, जो कि यहाँ पर होगा। यहाँ पे क्या होगा कि टेम्परेचर रेज होने की वजह से इलेक्ट्रिकल चोकिंग स्टार्ट हो जाएगी, नंबर ऑफ कोलिजन बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, बहुत जल्दी जल्दी कोलिजन होंगे, दैट मींस रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाएगा, बहुत शॉर्ट टाइम हो जाएगा कि अब कोलिजन जल्दी जल्दी हो रहे हैं, बहुत शॉर्ट टाइम इंटरवल में हो रहे हैं। अब जरा देखिएगा मैथमेटिकली अगर रिलैक्सेशन टाइम रिड्यूस हो गया तो एज ऑब्वियस रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर विल इंक्रीजेस, दैट मींस रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर अब क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये बात तो ये क्लियर हो गई, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि अगर टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर हम इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर कैरियर मल्टीप्लिकेशन, सॉरी कैरियर डिवीजन, कैरियर कोलिजन, सॉरी सही वर्ड होगा, कैरियर कोलिजन्स बहुत रैपिड हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, कैरियर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल चोकिंग स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाएगा और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। ये क्वेश्चन 1 मार्क पूछा आता है कि व्हाट विल हैपन व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम, मतलब क्या होता है टेम्परेचर रेज करने पर रिलैक्सेशन टाइम के साथ, तो क्या होता है अगर टेम्परेचर रेज करते हैं इनसाइड द कंडक्टर देन रिलैक्सेशन टाइम विल डिक्रीजेस ड्यू टू व्हिच रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर विल इंक्रीजेस। अब ये तो पता चल गया कंसेप्चुअली कि रेजिस्टेंस बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा कैसे बढ़ेगा, इसके लिए फॉर्मूला आप देख लीजिए। डायरेक्टली फॉर्मूले की बात करूंगा तो फॉर्मूला यहां पर आ जाएगा रेजिस्टेंस का टेम्परेचर पे डिपेंडेंट कुछ इस तरीके से, R एट अ पर्टिकुलर हायर टेम्परेचर T, ये T जो है मैंने हायर टेम्परेचर ले रखा है जो हमने रेज करके अचीव किया होगा, इज इक्वल टू आर नॉट। ये आर नॉट जो है, ये आर नॉट ये रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर है एट अ पर्टिकुलर इनिशियल टेम्परेचर। इनिशियल टेम्परेचर जो हमने जो भी रखा होगा इनिशियली वो उस पर रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है आर नॉट इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी भी कह सकते हैं, डेल्टा थीटा भी कह देते हैं। डेल्टा टी या डेल्टा थीटा का मतलब यहाँ पर होता है टेम्परेचर डिफरेंस, कि आपने टेम्परेचर में कितना डिफरेंस किया, आपने टेम्परेचर को कितना रेज किया है। जितना रेज करने पर रेजिस्टेंस बढ़ेगा उतना ही लूज करने पर रेजिस्टेंस घटेगा, ये भी ध्यान रखिएगा इसके साथ। तो आर टी कितना हो जाएगा, आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, फिर आर नॉट क्या हो जाएगा हमारा इनिशियल रेजिस्टेंस। ठीक है, एक काम करते हैं डेल्टा टी को थोड़ा सा ओपन करते हैं, तो ये कुछ इस तरह से कर देंगे 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी को हमने कह दिया यहाँ पे टी माइनस टी नॉट। अब टी नॉट पे रेजिस्टेंस क्या था आर नॉट, इनिशियल रेजिस्टेंस एट टी नॉट, एंड आर टी क्या हो जाएगा फाइनल रेजिस्टेंस एट हायर टेम्परेचर टी। ठीक है, अब देखिए आर नॉट और आर टी को आप समझ गए, टी और टी नॉट आपको मालूम है। अल्फा क्या है यहाँ पर, अल्फा है बेटा यहाँ पर, इसको अल्फा बोलते हैं हम लोग कोफिशिएंट ऑफ
थर्मल रेजिस्टेंस। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस का मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि अल्फा जो है ये हर एक मटेरियल के लिए फिक्स होता है। डिफरेंट मटेरियल के लिए जिसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है तो या कभी थर्मल रेजिस्टेंस कह सकते हो, या फिर आप इसको एक ही बात है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये अलग अलग मटेरियल्स के लिए अलग अलग होता है, पहले से ही फिक्स्ड होता है। और कंडक्टर्स के लिए इसकी वैल्यू अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होती है, मतलब कंडक्टिंग मटेरियल जितने भी होंगे उसके लिए अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होगी। इसका मतलब ये होगा कि अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ेगा, 1 प्लस क्वांटिटी आएगी, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ेगा। यही जब बात करते हैं हम सेमीकंडक्टर्स की, तो सेमीकंडक्टर्स में अल्फा की वैल्यू होती है नेगेटिव। वो नेगेटिव होती है, दैट मींस वहां पर क्या होता है, वहां पर टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम होता है, क्योंकि वहां पर कैरियर्स पहले से मौजूद ही नहीं होते कंडक्शन के लिए। आप हीट देते हो, कैरियर जनरेट करते हो, कंडक्शन को स्टार्ट करते हो, दैट इज व्हाई उनका कंडक्शन इंप्रूव होता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे यूरोपियन कंट्रीज हो गई, आपकी फॉरेन कंट्रीज हो गई जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है, तो यहाँ से लोग जो वहाँ जाते हैं, पहले से पॉपुलेशन वहाँ पे है नहीं, तो वो लोग वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ की कंडक्शन को इंप्रूव करते हैं, मतलब वहाँ की वर्किंग को इंप्रूव करते हैं, वहाँ की प्रोडक्टिविटी बढ़ाते, तो वहाँ पर चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम ओवर पॉपुलेटेड हैं, तो यहाँ पर अगर कोई और आएगा बाहर से तो कोलिजन बढ़ेंगे, प्रोडक्टिविटी नहीं। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी कि अगर हम यहाँ पर टेम्परेचर को रेज करेंगे और अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव है इन केस ऑफ कंडक्टर तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और अगर हम सेमीकंडक्टर के बारे में बात करेंगे, इंसुलेटर के बारे में बात करेंगे, तो उसके टेम्परेचर कोफिशिएंट और रेजिस्टेंस की वैल्यू नेगेटिव होती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर रेज करने पर रेजिस्टेंस कम होता है, कंडक्टिविटी इंप्रूव होती है। तो ये था आपका रेजिस्टेंस का डिपेंडेंसी ऑन टेम्परेचर। रेजिस्टेंस का जैसा डिपेंडेंसी आ रही है, बिल्कुल सिमिलरली यहां पर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टिविटी भी आती है। हमें कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे RT की जगह हम ρT लिख सकते हैं, R0 की जगह हम लोग ρ0 लिख सकते हैं, और इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा T माइनस T0 बिल्कुल सिमिलरली लिख सकते हैं। ये डिपेंडेंसी ऑन रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाएगी ऑन द टेम्परेचर। आई होप कि आपको टेम्परेचर की डिपेंडेंसी ऑन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इजीली समझ में आ गई क्लियरली। तो अब हम लोग बात करने वाले इसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में, कि रेजिस्टेंस के सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे होते हैं, क्या होते हैं। ये टॉपिक आपने क्लास में भी पढ़ा है, बहुत बेसिक है, बट टॉपिक बेसिक है पर इससे बेस्ड न्यूमेरिकल्स जो है वो बहुत टेक्निकल बनेंगे, बहुत सारे अलग अलग कॉम्प्लेक्स डायग्राम्स बनेंगे जिनके बारे में हम लोग अब बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। Combination of electrical resistance। कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की बात करें तो सबसे पहला आता है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए क्या होता है बेटा, सिंपल सी बात है, ये मैंने आपको कैपेसिटर वाले केस में बताया था, इसके लिए ज्यादा लिखाएंगे नहीं, अब सीधा प्रोसेस करेंगे। तो मैंने कहा कि इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कौन से एलिमेंट, रेजिस्टिव एलिमेंट्स, कैसे शो करते हैं, zigzags। तो ये हो गया R1। नंबर ऑफ रेजिस्टिव एलिमेंट्स, दूसरा ले लिया मैंने R2। तीसरा ले लिया बेटा मैंने R3। If the number of resistive elements are connected back to back in such a manner, all the resistive elements gain common current, same electric current, then this combination is said to be series combination। तो मैंने यहां से सप्लाई लगा दिया, तो अगर हमने यहां से V वोल्ट की सप्लाई लगाई है बेटा, इसने I करंट ड्रॉ किया होगा फॉर एग्जाम्पल, तो ये I करंट यहाँ जाएगा, फिर इससे होकर आगे यहाँ जाएगा, फिर इससे होकर आगे यहाँ जाएगा और फिर वापस आ जाएगा, क्योंकि चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट तो कंजर्व क्वांटिटी है भाई साहब, वो कहीं लॉस नहीं हो सकती, तो जितनी गई है उतनी वापस आना बहुत जरूरी है। तो आई होप कि आपको क्लियर है यहाँ पे क्या हुआ। अब हमें मालूम है बाय द ओम्स लॉ
the resistance and electric current, the product of electrical resistance and current gives electric potential V. So यहाँ पर क्या हो जाएगा, R1 के क्रॉस हो जाएगा V1, R2 के क्रॉस हो जाएगा V2 और R3 के क्रॉस हो जाएगा V3. अभी V1, V2, V3 जो पोटेंशियल ड्रॉप होंगे इन एलिमेंट्स में वो आए तो इसी सोर्स से है ना, तो ये सोर्स पोटेंशियल इन तीनों ड्रॉप्स के क्या होगा, इक्वल होगा. दैट मींस V कैन रिटन एज V1 प्लस V2 प्लस V3. एंड बाय ओम्स लॉ क्या होता है, V1 इज इक्वल टू I इंटू R1, V2 इज इक्वल टू हो जाएगा I इंटू R2, V3 हो जाएगा ऐसे I इंटू R3. इसको हम यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन बना दिया, इसको यहाँ पर हमने फर्स्ट इक्वेशन बना दिया. अब हमने कहा कि हमें निकालना है सीरीज कॉम्बिनेशन में इसका इक्विवेलेंट. अब इसका इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो फॉर द इक्विवेलेंस हम इस पूरे सिस्टम को रिप्लेस कर देंगे एक सिंगल रेजिस्टेंस से, जो बिल्कुल वैसे ही बिहेव कर रहा होगा जैसा कि ये अरेंजमेंट, ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट. तो अब हमने क्या किया, एक सिंगल रेजिस्टेंस लिया सेम सोर्स से कनेक्ट कर देंगे V, और वो सेम करंट ड्रॉ कर रहा होगा I. जितना निकला है उतना ही वापस आएगा. तो यहाँ पे V कितना हो जाएगा, पैरेलल में सेम रहता है, तो यहाँ पे V कितना हो जाएगा I इंटू R. तो यहाँ से आ गया V इज इक्वल टू I इंटू R. मैंने सेकंड इक्वेशन बना दी. अब बाय द फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन दोनों की LHS क्या है, कॉमन V एंड V सेम पोटेंशियल. तो अगर LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होंगे. सो वी कैन से दैट बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड IR must be equal to IR1 plus IR2 plus IR3. अब I दोनों साइड कॉमन है, कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, दैट मींस R कितना आ गया, R आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3. अब ये चीज तो आपने क्लास 10 में ऑलरेडी पढ़ रखी है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को हम डायरेक्टली ऐड करके उसका इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लेते हैं. दैट मींस अगर n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस लगे होते हैं सीरीज में तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 टिल Rn. इस तरीके से हम सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं. चलिए इसके बाद बात करते हैं. अच्छा ये बताइए, अगर हम इन R को जिस तरह से लगा रखा है इसके जस्ट अपोजिट लगाते हैं, इसको उठाया और ऐसे लगा दिया, इसको उठाया और ऐसे घुमा के लगा दिया, इसको उठाया और ऐसे घुमा के लगा दिया, तो क्या रिजल्ट चेंज होगा, नहीं होगा. दैट मींस अगर रिजल्ट चेंज नहीं होगा वो भी बिल्कुल ऐसा ही बिहेव करेगा. दैट मींस रजिस्टिव जो भी रजिस्टिव एलिमेंट्स हैं, रजिस्टिव एलिमेंट्स को आप किसी भी डायरेक्शन से कनेक्ट कर दीजिए, रिजल्ट में कोई वेरिएशन नहीं आता. दैट मींस इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इट इज अ बाइलेटरल डिवाइस. बाइलेटरल मींस बाई मींस होता है दो, लेटरल मतलब लीनियर. दैट मींस जिस एलिमेंट में दोनों ही तरफ से चलने पर, लीनियरली चलने पर सेम रिजल्ट मिलता है, कोई चेंजमेंट नहीं होता, ऐसी डिवाइस को, ऐसी एलिमेंट को हम लोग बाइलेटरल एलिमेंट बोलते हैं. दैट मींस इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज अ बाइलेटरल एलिमेंट. इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में आप दोनों में से किसी भी डायरेक्शन से करंट फ्लो कराइए, करंट एक ही जैसे फ्लो करेगी, कोई वेरिएशन नहीं होगा. सो दैट इज व्हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज अ बाइलेटरल डिवाइस, बाइलेटरल एलिमेंट. ठीक है, ये इसमें दोनों साइड से आप करंट फ्लो करा सकते हैं, कोई वेरिएशन नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा. इसके बाद बात करते हैं हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन की. तो जब पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो क्या करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स के दोनों एंड टर्मिनल्स को बाकी एलिमेंट्स के एंड टर्मिनल्स के साथ कॉमन कर देते हैं, तो वो पैरेलल हो जाता है. इन दिस कॉम्बिनेशन करंट will be splitted in each path. तो अगर मैंने कहा यहां पर हमने नंबर ऑफ रेजिस्टर्स ले लिए, लाइक एक, लाइक दो, लाइक तीन. मैंने इसको बोल दिया R1, इसको बोल दिया R2, इसको बोल दिया R3. ये टर्मिनल से मैंने क्या किया, इनके एंड टर्मिनल्स को एक सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दिया, एक सेल ले लिया, V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, यहाँ से करंट ड्रॉ होना चालू हो जाएगी, I करंट ड्रॉ हुई.
अब जब ये आई करंट यहाँ आई तो उसने क्या देखा, वी हैव 3 वेज, 3 रास्ते हैं हमारे पास, तो तीनों जगह क्या होंगे, स्प्लिट होंगे। तो मैंने कहा यहाँ जो करंट गई, इस आई का जो पोर्शन यहाँ गया वो था I1, यहाँ जो गया वो था I2 और यहाँ जो गया वो था I3। अभी I1 यहाँ से होता हुआ इधर आया, I2 यहाँ से होता हुआ इधर आया और I3 यहाँ से होता हुआ इधर आया, तीनों यहाँ पर क्या हो गया, रिकलेक्ट हुए और वापस कितना हो गया, I। जितना आई उतना गई। कितनी अच्छी बात है आई के साथ कि जितना आई उतना गई। तो आई यहाँ पर आई, I1 I2 I3 और यहाँ पर I1 I2 फिर से मिल गई और आई और चली गई। अब हमें मालूम बेटा करंट तो स्प्लिट हो गई क्योंकि पास 3 रास्ते थे, पर पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम, क्योंकि तीनों रेजिस्टिव एलिमेंट्स सेल के साथ पैरेलली कनेक्टेड हैं। तो जो पोटेंशियल होता है वो पैरेलल में क्या होता है, सेम होता है। दैट मींस यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा, R3 के क्रॉस होगा V, R2 के क्रॉस V, R1 के क्रॉस V। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हो गया I इज इक्वल टू, करंट स्प्लिट हुई ना तो यही I तीनों के इक्वल थी, सो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल टू होता है IR, सो I इज इक्वल टू V बाई R। सो I1 इज इक्वल टू V बाई R1, I2 इज इक्वल टू V बाई R2, I3 इज इक्वल टू V बाई R3। बहुत आसान है भाई साहब। तो I कितना हो गया यहाँ से, V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। फर्स्ट इक्वेशन बना के छोड़ दिया। अब क्या करेंगे, अब हम इसको रिप्लेस कर देंगे, इन तीन को रिप्लेस करेंगे किसी एक से और वो एक इन तीनों के बराबर हो जाएगा, तो वो इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो हमने अब एक सिंगल रजिस्टर लिया जो इस पूरे अरेंजमेंट के इक्विवेलेंट बिहेव कर रहा है, सेम सोर्स के साथ सेम करंट ड्रॉ कर रहा है। तो ये अभी भी आई करंट निकल रही है और कमाल की बात है ये भी आई और अब ये भी चली गई। तो बेटा ये भी क्या होगा, इसके इक्वल हो जाएगा। यहाँ से V कितना हो जाएगा, यहाँ से V इज इक्वल टू आई आर, ये बन गई सेकंड इक्वेशन। नाउ अगेन V इक्वल टू आई आ रहा है, हमें तो I से काम है ना, I को सब्जेक्ट बना रखा है, तो हमने यहाँ पे I को भी सब्जेक्ट बना लिया, I इज इक्वल टू V बाई R, इसको बनाया सेकंड इक्वेशन। अब हमारे पास फर्स्ट और सेकंड दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन दोनों के LHS क्या है, सेम, दैट मींस RHS मस्ट बी सेम। सो वी कैन से दैट थोड़ा स्पेस यही बाकी रह गया था, गरीबी है, थोड़ा काम चला रहे हैं। तो भाई इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आपस में कंपेयर किया, दिस विल बिकम V बाई R इज इक्वल टू V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। अगेन V दोनों साइड से कॉमन है, कॉमन लीजिए और धराशाही कर दीजिए इसको। ये क्या बचा, तो बेटा अब समाज में केवल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 रह गए हैं, और जो कि R के इक्विवेलेंट है। क्या दिख रहा है बेटा, हमें दिख रहा है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो हमने इक्विवेलेंट निकाला है बाय एडिंग देयर रेसिप्रोकल करके निकाला है। तो ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। आई होप आपको सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये तो मजाक की बात कर रहा हूँ क्योंकि आपको क्लास 10th में ही क्लियर हो चुका था। यहाँ तो मैं पिछले 15 मिनट से केवल टाइम पास कर रहा था। आप लोग कहेंगे भी सही में कि यहाँ से टाइम पास कर रहे थे, बट हाँ एक्चुअल बात ये है कि ये डिस्कस करना जरूरी था। सो दैट इज व्हाई मैंने डिस्कस किया, मगर मैं जानता हूँ आप ये चीज़ अच्छे से आती थी, पहले से ही आती थी। चलिए जो चीज़ वो पहले से आती है उसी के बारे में, उन क्वेश्चंस के बारे में, उन न्यूमेरिकल्स के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो आपको आते हैं। मतलब ये भी आपको आता था, वो भी आपको आता है, पर फिर भी करना तो पड़ेगा। ऐसा उम्मीद लगा रहे कि आपको क्वेश्चन आते होंगे, अगर नहीं आते होंगे तो आप मुझे शर्मिंदा मत कर दीजिएगा। जो मैं न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूं सीरीज और पैरेलल के, वो आखिर कर दीजिएगा। तो बेटा पहला क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे, पहला क्या दो ही क्वेश्चन करेंगे, इतना समय थोड़ी ना हमारे पास खाली। तो हम पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से हमने ले लिया, ठीक है सिस्टम। बहुत आसान क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं और इससे भी ज्यादा आसान क्वेश्चन पे खत्म कर देंगे। तो हमने कहा हमें इक्विवेलेंट निकालना है, हमारे पास दो एन टर्मिनल है A और B, और रेजिस्टेंस हमारे पास है बड़ा तो कितने, तो हमारे पास है 3 ओम, 2 ओम, 6 ओम, 1 ओम, और जिनका आंसर आ जाए उनके लिए हरि ओम।
अरे सॉरी क्या निकल गया। तो बात हो रही थी यहाँ पे ए और बी के बीच में निकालना था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और हमारे पास केवल ये 4 रेजिस्टेंस हैं जिसको हमें सीरीज पैरेलल के थ्रू सॉल्व कर लेना। बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं जानता हूँ आप लोग पहले से आता है और हमारे ख्याल से 2-4 लोगों ने तो आंसर भी दे दिया होगा, मगर फिर भी एक बार देख लीजिए और अपने आंसर को मैच कर लीजिए कितना आ रहा है। तो बेटा मैं बता दूं आपको कि यहाँ पर ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन अप्लाई करेंगे, इसके अलावा कुछ और जरूरत नहीं है, इसमें कोई भी एलियन टेक्नोलॉजी लगाने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज ये क्वेश्चन जितना आसान है उससे ज्यादा कठिन हो जाएगा। तो अगर बात करें हम यहाँ पर ये ए है ये बी है, हमने मिड वाले को ओ मान लिया, ओ तो ये ए है ये बी है उसको ओ ले लिया, कोई दिक्कत। अब जरा देखिएगा ये जो ए है ये कहां पर है, ये इस सर्कमफेरेंस ऑफ वायर पर है, इस वायर के सर्कमफेरेंस पे है, दैट मींस जो कि वायर शॉर्ट सर्किट है। क्यों? क्योंकि हमने इस पूरे सर्कमफेरेंस में कोई रेजिस्टेंस शो ही नहीं किया है, जिसमें रेजिस्टेंस नहीं शो किया वो क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है। शॉर्ट सर्किट दैट मींस जिसमें कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, जिसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है उसको हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। और शॉर्ट सर्किट की प्रॉपर्टी होती है उसको हम एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर उसको एक पॉइंट से घसीट के इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बहुत ध्यान समझिएगा बात को, बारीकी है कि जहां पर भी हमें शॉर्ट सर्किट मिल जाता है तो शॉर्ट सर्किट अगर इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर है तो उसको हम एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और अगर हमारे पास एक पॉइंट है तो उसको खींचकर हम इनफाइनाइट लेंथ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसका कोई रेजिस्टेंस नहीं होता। तो अब बेटा अगर बात करें तो ये पूरा का पूरा सर्कमफेरेंस को हम एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि क्या कहलाएगा, ए पॉइंट कहला जाएगा। तो भैया हम जरा देखिए ए से चले तो जरा इस सर्किट को जरा हम खोल के देखते हैं क्या बन रहा है। ये ए है, ये बीच में ओ ले लिया और ओ के आगे बी ले लिया। उम्मीद है कि आपको कोई दिक्कत या कोई तकलीफ नहीं होगी, और हो तो बताएं। ओ से बी के बीच में हमारे पास केवल एक रेजिस्टेंस है, वो भी क्या है 1 ओम। तो ये है 1 ओम। अब देखिए ओ से ए के बीच में, ओ से चले 3 ओम के थ्रू कहां पहुंचे ए, ओ से चले 6 ओम के थ्रू कहां पहुंचे ए, ओ से चले 2 ओम के साथ कहां पहुंचे ए। अरे वाह, अभी ओ से हम 3 रास्तों चले, पर चले कहां, ए की तरफ। तो ए की तरफ कैसे कैसे चले, ए की तरफ हम चले 3 रेजिस्टेंस के साथ, 1 2 और 3। तो बेटा ये देखो कितना है 3 6 एंड 2, तो 3 ओम 6 ओम 2 ओम। आंसर आया फिर से क्या हो बेटा, देखो 3 6 2 किसमें बेटा, पैरेलल। अरे सॉल्व कर लेते हैं अभी। तो बेटा हम निकालेंगे 1 अपॉन आर ऑफ ए ओ। ए ओ क्यों बेटा, ए से ओ के बीच के रेजिस्टेंस को इक्विवेलेंट में आर ए ओ से रिप्रेजेंट कर दिया। अभी कितना हो जाएगा, ये देखो 1 अपॉन 3 ओम प्लस 1 अपॉन 6 ओम प्लस 1 अपॉन 2 ओम। सॉल्व कर लिया बेटा, कितना आ गया 6 ओम ले लिया, 3 2 6 6 1 6 2 3 6। अरे भाई तो बहुत कठिन था। आर ऑफ ए ओ कितना आ गया 2 प्लस 1 प्लस 3, अरे तो 6/6 आ गया। तो बेटा 1 अपॉन आर ए ओ है 6/6, तो आर ए ओ कितना आ जाएगा, काफी कठिन है बेटा, सॉल्व करने में इसको काफी टाइम लगेगा आपको, मैंने जल्दी कर दिया है 1 ओम। तो आर ऑफ ए ओ आ गया 1 ओम, यहाँ पे पुट कर देंगे इस पूरे को रिप्लेस करके। तो बेटा नया सर्किट क्या नजर आ रहा है, बहुत छोटा सा गरीब सा, ये है बी, ये है ए और ये है ओ। सो ये है 1 ओम और ये भी क्या है 1 ओम। तो बेटा 1 और 1 क्या हो गए, सॉरी 2 ओम। तो ए और बी के बीच में क्या आ गया, ए और बी के बीच में आ गया रेजिस्टेंस 2 ओम, दैट मींस आर ऑफ ए बी। तक पूछा क्या था, निकाल लिया, कौन सी बड़ी चीज थी 2 ओम। कोई तकलीफ हो तो बोले, और नहीं कोई तकलीफ हो तो बोले भाई, इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं। आर ऑफ ए बी कितना आ गया 2 ओम आ गया, कोई दिक्कत। आई होप कि यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। चलिए एक और न्यूमेरिकल मैंने आपसे करने के लिए कहा था, पर मैं तो वीडियो से बात कर रहा हूँ तो कोई जरूरी थोड़ी ना कि अपनी बात करूँ, तो मैं एक ही न्यूमेरिकल करूंगा। अगला न्यूमेरिकल आपको असाइनमेंट में भेज रहा हूँ, वो आप ट्राई करिएगा। थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही।